देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आ गया है आपका ये ठोस अवस्था, यानी कि यूनिट वन जिसका नाम है ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से आपको 3 से 5 अंक तक मिल सकते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक हो सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं लिखा हुआ हूँ, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसके कुछ द्रव्यमान होते हैं। आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे कि पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। अब बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन से हैं? पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो हैं आपके कौन? सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, गैसियस अवस्था। 3 अवस्थाएं हो गई और तीनों का कंपैरिजन हम कर लें प्रिय विद्यार्थियों, तीनों का तुलना थोड़ा सा हम कर लें। तो तुलना किस तरह से हम कर सकते हैं? इनका तुलना इस तरह से कर सकते हैं। पहला देखिए हम लिखे हुए हैं ऊपर अवस्था, ये क्या लिखे हुए? अवस्था, आयतन, आकार, और यहाँ पे उदाहरण भी लिखे हुए हैं कुछ, ध्यान दीजिए। तो ऊपर लिखा हुआ मैंने पहले नंबर पे है सॉलिड। सॉलिड में आयतन निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। यानी सॉलिड का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। और द्रव में देखिए, द्रव में इनका आयतन निश्चित होता है, यानी कि जिस बर्तन में ये रखेंगे उसी का ये आकार ले लेते हैं। लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है इनका। अगर 1 लीटर दूध एक बर्तन में है तो दूसरे बर्तन में 1 लीटर दूध रखते हैं तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इनकी आकृति क्या होती है? आकृति इनकी अलग होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप ये ले लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा नंबर बात कर लेते हैं गैस की। गैस क्या होता है? गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, है ना। देखिए, 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 2 स्टेट्स ऑफ ये मैटर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको हटा दूँ मैं, 1 मिनट। चलिए प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लिखे हुए हैं। प्लाज्मा एट वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है प्लाज्मा, और एक और होता है इसकी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ये जो कि आपको बहुत ज़रूरी नहीं है पढ़ना, आगे हम बात करते हैं। मुख्य हेडिंग हमारा है ठोस अवस्था क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठोसों का वर्गीकरण पूछा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि ठोसों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि उनमें जो कणों की व्यवस्था होती है उसके आधार पर ठोसों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से एक है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अक्रिस्टलीय ठोस को बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं मैं समझा दूं आपको। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण पास पास सटे सटे एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। इनका देखिए जो ऑर्डर क्या है, इनका जो ऑर्डर है वो क्या? रेगुलर ऑर्डर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इनका जो ऑर्डर है वो कैसा है? रेगुलर ऑर्डर में ये व्यवस्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए इनका जो पैटर्न है कैसा है? रेगुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? अनियमित व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? इनमें अनियमित व्यवस्था होती है, इनमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है। यानी इनका पैटर्न क्या होता है? लघु परासी। इनमें जो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं काफ़ी, और मतलब उनका कोई लंबा चैन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में सभी कण एक निश्चित ऑर्डर में सटे सटे एक लंबे चैन का निर्माण करते हैं, ठीक ना, दीर्घ परासी होते हैं बोल सकते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं, कोई कण इधर रहेगा, कोई कण इधर, कोई कण इधर, कोई कण इधर, इधर उधर ये बिखरे रहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का हमने ये डायग्राम देखा किस तरह से, और आगे अब बात कर लेते हैं
आगे चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे अब क्या होने वाला है, अब देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। तो स्क्रीन पे आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में ये देखिए प्रश्न जो है ना, ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है ना, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखिए पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है वो देखिए ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है अवयवी कणों की त्रिज्या में एक निश्चित व्यवस्था होती है। यानी अवयवी कणों की जो त्रिज्या में होती है, इनकी उनकी जो ज्यामिति होती है उसकी एक नियमित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था होती है ना। और फिर ये और जो होते हैं दीर्घ परासी होते हैं, कैसे होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से लॉन्ग चैन ऑर्डर में जुड़े होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है, अक्रिस्टलीय में होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अवयवी कणों की त्रिज्या में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि इनके जो कणों की व्यवस्था होती है ये मतलब रेगुलर ऑर्डर कोई नहीं मिलता है इनमें, ठीक है। ये अंतर हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा अंतर ये है कि इनकी आकृति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित। आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है इनकी जो निश्चित आकृति होती है और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित आकृति होती है। तीसरा पॉइंट है कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था। कणों की दीर्घ परासी मतलब जो कण एक दूसरे से जुड़े होंगे एक लंबा चैन बनाएंगे, वो कैसा लंबा चैन बनाएंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, ये लघु परासी इनके कण होते हैं, यानी कुछ दूर तक चैन बनाएंगे तो फिर वो चैन टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, ये फिक्स टेम्परेचर पे ही ये क्या होते हैं, गलते हैं, है ना। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है, यानी कि धीरे धीरे अगर पिघलेंगे तो धीरे धीरे पिघलेंगे ये, यानी धीरे धीरे गलेंगे ये, है ना, एकाएक नहीं गलेंगे। लेकिन क्रिस्टलीय में क्या होता है, इनके गलनांक क्या निश्चित होता है ना। देखिए पांचवा पॉइंट देख ले, शीतलन वक्र असतत। यानी शीतलन वक्र मतलब जब इनको ठंडा करते हैं तो इनका कर्व जो मिलता है हमको एक असतत वक्र मिलता है, यानी कि रुक रुक के होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, मैं ग्राफ आपको दिखा दूं। ये देखिए इसका जो वक्र है इस तरह से होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये वक्र हो गया। और इसमें देखिए होता है क्या, इस शीतलन वक्र सतत कंटिन्यू वक्र चलता है, यानी कि एक रेगुलर ऑर्डर में चलता है। चल दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए छठवां अंतर है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन, क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये होते हैं विषमदैशिक, यानी कि सभी संभव दिशाओं में इनका व्यवस्था होता है और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनकी कठोरता का अपवर्तनांक चालकता, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखिए सातवां पॉइंट है, काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, यानी इनको काटने पर एक स्पष्ट नुकीला भाग हमको प्राप्त होता है, स्पष्ट कटते हैं ये। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस में जैसे ईंट है उसको आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत अचानक टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक है उसे आप काटते हैं तो स्पष्ट नहीं कटता है, उसके कुछ बाबरी रह जाते हैं उसमें। देखिए इसमें क्या हो गया, अस्पष्ट विदलन। आठवां पॉइंट, वास्तविक ठोस कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। नौवां देखिए प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गलन उष्मा निश्चित होता है इसका, यानी कि इसका गलन उष्मा, किसका, क्रिस्टलीय का गलन उष्मा निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलन उष्मा निश्चित नहीं होता है। उदाहरण देख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उदाहरण में कापर है, आयरन है, सिल्वर है, जिंक ब्लेंड है, सोडियम क्लोराइड है ना। ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखें अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। आगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला पॉइंट है
आयनिक ठोस। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस क्या होता है पूरा डिटेल में। दूसरा क्या है सहसंयोजक ठोस, इसको नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है, इंग्लिश में कोवैलेंट सॉलिड्स भी बोला जाता है। और देखिए तीसरा जो है आपका आणविक ठोस। तीसरा क्या है, आणविक ठोस हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तीसरा क्या हो गया, आणविक ठोस। अब देखिए चौथा क्या है, धात्विक ठोस है। चौथा क्या है, धात्विक ठोस है ना। तो ये 4 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं क्रिस्टली ठोस, यानी जो क्रिस्टली, आपको एक्चुअली क्रिस्टली ठोस ही पढ़ना है ना। क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण करना है, उसको पढ़ना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करेंगे आयनिक ठोस क्या होते हैं, इसको बहुत ही आराम से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के। देखिए आयनिक ठोस होते क्या हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि आयनिक ठोस होते क्या हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग आयनिक ठोस को, ठीक है ना। आयनिक ठोस देखेंगे कि क्या होते हैं। तो आयनिक ठोस मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। क्या होते हैं, आयन्स, धन आयन और ऋण आयन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, क्या है, आयनिक ठोस है। सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोस में जो यानी कि जिन बल के द्वारा, यानी जिस आकर्षण बल के द्वारा वो कण जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। यानी कि आयनिक बंध के द्वारा आयनिक ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मजबूती से, जो कि आयनिक बंध काफ़ी मजबूत बंध माना जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब लक्षण देख लेते हैं आयनिक ठोस के क्या क्या लक्षण हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। पहला लक्षण इसका ये है कि इनके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये काफ़ी कठोर व भंगुर व गलनांक व क्वथनांक के होते हैं। यानी कि इनका जो गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। इनके बीच में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इनके अंदर कठोरता बहुत ही अधिक होती है और इनके अंदर भंगुरता यानी टूटने के बाद बिखर जाते हैं ये। दूसरा देखिए मुख्य लक्षण ये है, कटायन एनायन से व एनायन कैटायन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें जो आयनिक ठोस होते हैं धनायनों और ऋणायनों की एक निश्चित संख्या से घिरे रहते हैं। जैसे आप लिखा हुआ है संख्या R+/R- पर निर्भर करती है, वो आगे हम बताएंगे आपको वो है क्या R+/R-। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट ध्यान देंगे आप लोग। तीसरा पॉइंट है ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। यानी कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। मतलब ये सोडियम क्लोराइड जैसे नमक है ना, ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन अगर उसको पानी में घोल दिया जाएगा तो अपने आयनों Na+ और Cl- में टूट जाता है, जिसके कारण वो विद्युत का चालन करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये क्या करते हैं, आयनिक ठोस क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। किस अवस्था में, किस अवस्था में बताइए जल्दी, किस अवस्था में, विलयन अवस्था में। गलित या विलयन, ठोस अवस्था में नहीं करते, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब अगला सहसंयोजक ठोस क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ध्यान देंगे सहसंयोजक ठोस क्या होता है। तो सहसंयोजक ठोस देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं, और इनके जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब ये होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें से परमाणु इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी के द्वारा जुड़े होते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से रिपीट कर दें सहसंयोजक ठोस को। सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं, और ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात कर लेते हैं सहसंयोजक ठोस के सामान्य लक्षण। इनकी त्रिविम संरचना, गलनांक अधिक कठोर भंगुर होते हैं। यानी इसका गलनांक जो होता है अधिक होता है, यानी कि जो त्रिविम संरचना होती है गलनांक इनका अधिक होता है, और ये कठोर और भंगुर टाइप के होते हैं। दूसरा देखिए गलन से पूर्व अपघटित, मतलब ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये गलने से पहले ही अपघटित हो जाते हैं, यानी कि ये गलने से पूर्व ही टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तीसरा मुख्य लक्षण ये है इनका
तीसरा मुख्य लक्षण ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थिति होता है, यानी इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जिनके अंदर विद्युत का चलन कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बात करते हैं। नोट एक मैं लिखा हुआ हूँ, नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धातु विद्युत की सुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य के विलयन सुचालक मुक्त आयन हीरा ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट देखिए अपवाद है। ग्रेफाइट जो है ना चिकना गर्म नर्म परतीय संरचना विद्युत का सुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो है ना अधातु है लेकिन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आणविक ठोस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आणविक ठोस क्या होते हैं ये आप लोगों को देखना है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए एक मिनट रुक जाइए प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए। अब आणविक ठोस हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि आणविक ठोस क्या होते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके जो अवयविक कण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। अवयविक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। और ये आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। अध्रुवी आयनिक ठोस होते हैं, अध्रुवीय आयनिक ठोस होते हैं, और दूसरा क्या हो गया? ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। पहला क्या हो? अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय देखते हैं यहाँ पर, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? अवयवी कण क्या होते हैं? इनमें अवयवी कण जो होते हैं अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, जैसे H2Cl2 I2, ये सब क्या है? आणविक ठोस हैं जिनकी अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ये देखिए वांडर वाल्स बंध लगा हुआ है इसके बीच में। चलिए ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस मेरे विद्यार्थियों ये होता है, अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी जिनके ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, और परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ध्रुवीय यानी कि पोलर होते हैं जिसके ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, और अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। द्विध्रुव दो आकर्षण जो होता है वांडर वाल बल से क्या होता है? प्रबल होता है। द्विध्रुव आकर्षण क्या होता है? वांडर वाल बल से क्या होता है? अधिक होता है। इनके गलनांक क्या हो गया? अध्रुवीय आयनिक ठोसों से अधिक होते हैं। अब देखिए यह हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कैसे ठोस होते हैं? इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं बता दूं आप लोगों को, हाइड्रोजन बंध दो ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनमें से एक बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और दूसरा एक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। उनके बीच में बनता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे में पहले नंबर है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो है बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, और हाइड्रोजन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। और इनके अणुओं के बीच में क्या कौन सा बल कार्य करता है? हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, और परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कार्य करता है। वैद्युत के ये कुचालक होते हैं। गलनांक ध्रुवीय, है ना, गलनांक क्या होता है? ध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक यौगिकों से अधिक होता है। इनके जो गलनांक होते हैं अध्रुवीय व ध्रुवीय आणविक यौगिकों से अधिक होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं धात्विक ठोस, जो कि आपका चौथा ठोस है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो धातु धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये देखिए क्या है? धातु धनायन, और इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं प्लस 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 दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? धातु धनायन है ये, और ये जो डॉटेड से दिखा हुआ है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये गतिशील एवं एक समान वितरण में होते हैं, और इनके अंदर एक धात्विक चमक और विशिष्ट रंग पाई जाती है, और ये होते अघातवर्धनीय होते हैं, यानी कि इसमें आघात पहुंचाने पे चोट मार कर इसको फैलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्रिस्टल जालक समझेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अब तक हमने देखा ठोसों के बारे में, क्रिस्टली ठोस जो भी मतलब कि इतने वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं उनको हमने देखा। अब बात कर लेते हैं त्रिविम आकाश में
यानी क्रिस्टल जालक की बात कर लेते हैं। मैं पढ़ने लगा इसको। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, एक्चुअली क्या है ना, ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना, रिवीजन क्लास मैं करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि 3D में, यानी कि 3D त्रिविमीय ज्यामिति जो होती है उनमें अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकते हैं। मैं बात करूंगा एक विमीय क्रिस्टल जालक के। एक विमीय में होता कि जो अवयवी कण होंगे एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक विमीय क्रिस्टल जालक बोलते हैं। द्विविमीय का मतलब जिसमें दो डायरेक्शन होंगे, अवयवी कण दो अक्ष पर होंगे, जैसे एक्स और वाई अक्ष आप लोग पढ़ते होंगे, तो एक होगा एक्स अक्ष पे, दूसरा होगा वाई अक्ष पर, इस तरह का। और त्रिविमीय जालक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिविमीय जालक मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे। त्रिविमीय जालक का मतलब ये अवयवी कण क्या होते हैं, त्रिविम में होते हैं। किसमें, त्रिविम, यानी कि त्रिविम, विम मतलब दिशा और त्रि मतलब तीन, तीन दिशाओं में भी वितरित होते हैं अवयवी कण इनमें त्रिविमीय जालक में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एकक कोष्टिका की। अब एकक कोष्टिका क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे कि एकक कोष्टिका क्या होती है। तो एकक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एकक कोष्टिका को आप समझ सकते हैं कैसे। लूडो की गोटी आप लोग देखे होंगे, उस लूडो की गोटी मान लीजिए 10 लूडो की गोटी आप ले लिए, उसको आप एक दूसरे से निश्चित दिशाओं में सजा के रखिए। सजा के रखने के बाद एक बड़ा सा समूह मिल जाएगा आयताकार या क्यूब आकार का। किसका मिल जाएगा, क्यूब आकार का मिल जाएगा, है ना। लूडो की गोटी क्यूब आकार का होता है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्यूब प्राप्त होगा वहाँ से, है ना। एक घन क्या रूप प्राप्त होगा, कई लूडो की गोटी मिलाकर रखेंगे इकट्ठा, तो उस जो समूह बनेगा, जो क्रिस्टल बनेगा, उसमें जो छोटा यानी लूडो की गोटी है उसे कहते हैं यूनिट सेल। यानी कि किसी क्रिस्टल में छोटी से छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल का छोटी से छोटी इकाई जिसे निश्चित दिशाओं में दोहराने पर, बार बार सभी दिशाओं में दोहराने पर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों देख लेते हैं एकक कोष्टिका के प्राचल क्या होते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। कार्नर, यूनिट सेल में कार्नर कितने हो जाएंगे, यानी कि जो यूनिट सेल होगा उसमें कार्नर कितने होंगे, 8 कार्नर होंगे, है ना। कोर कितने होंगे, 3 टाइप के होंगे। कोर कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा। 3 एंगल होंगे, है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बनाया हुआ डायग्राम अल्फा बीटा गामा एंगल है। और ये इसकी क्या है, ये कोर है, क्या है, कोर है। तो 3 कोर हो सकते हैं। देखिए ए को इधर प्रदर्शित किया है, बी को इधर, सी को ऊपर, है ना। अब देखिए, अब हम बात कर सकते, कोने कितने हो सकते हैं, 8 कोने हो सकते हैं। कोर कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, है ना। अब फलक काय और काय केंद्र, काय केंद्र का मतलब जो सेंटर्ड होता है, बिल्कुल एक ही हो सकता है। मेरे विद्यार्थी इस चीज़ को आप समझ पाएंगे आगे जब हम शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका के प्रकार देखिए। सरल एकक कोष्टिका पहला नंबर पे है, सरल एकक कोष्टिका। तो सरल एकक कोष्टिका क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, सरल एकक कोष्टिका में क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सरल एकक कोष्टिका। और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। कण कोनों पर तो होते ही हैं और साथ में अन्य स्थानों पर भी होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, सरल एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। तो सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पे होंगे, कोनों पर केवल होंगे। और ये जो आपका केंद्रित एकक कोष्टिका हो गया, इसमें कण कोनों पर तो रहेंगे ही, साथ साथ अन्य स्थानों पर भी रहेंगे। जैसे देख सकते हैं फलक के एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका पहला नंबर। देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, मैं दिखा दूं आपको, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें देखिए फलक मतलब
जैसे कि मान लीजिए कोई चौक का डिब्बा है, उसमें जो ऊपरी सतह हो गया वो सब क्या कहलाते हैं, उसके फलक कहलाते हैं। ये लूडो की गोटी ऊपरी सतह क्या फलक हो गया, निचली सतह हो गया दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके इसमें ये फलक होते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वो कोष्ठिका होता है जिसमें अवयवी कण कोनों को साथ साथ एक एक उनके फलक पर भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इनमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण जो होंगे कोनों पर तो होंगे ही, साथ में एक अवयवी कण इसके सेंटर पे हवा में रहेगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बनाया नहीं जा सकता इसको, ये बीच में रहेगा बिल्कुल, है ना। अब देखिए एक होगा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि ये तो रहेंगे 8 तो रहेंगे कोनों पर और एक ऊपरी फलक पर, एक निचली फलक पर रहेंगे, उसे बोलते अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये हम देखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के प्रकार देखें, है ना। अब बात कर लेते हैं आगे। ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो है किस रूप का होता है, 7 क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो बताया गया। देखिए क्या है, क्रिस्टल तंत्र घनीय हो गया तो ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि उनके जो अच्छे लक्षण होंगे वो तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा इनके बीच में। उदाहरण के लिए ले सकते हैं NaCl, KCl, CaF2, हीरा, जिंक ब्लेंड और लेड, मरकरी, ठीक है। अब देखिए द्विसम, क्या लिखा हमने, द्विसम लंबाक्ष, यानी कि टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, ए तो बी के बराबर होगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा, और इसमें जो एंगल्स होंगे, कोण होंगे, वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थी ये हुआ, विषम का मतलब उसमें से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, लेकिन उनके बीच का कोण क्या, 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए एकंताक्ष, है ना, मोनोक्लिनिक, यानी एकंताक्ष। एकंताक्ष में क्या होता है, एकंताक्ष में होता है ये है कि सभी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, लेकिन अल्फा और गामा जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और इसमें जो बीटा होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। और देखिए त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष में सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, जिसमें उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। कापर सल्फेट, है ना, H3BO3 हो गया, K2Cr2SN हो गया। अब देखिए षटकोणीय, षटकोणीय के लिए भुजा क्या होगी, ए बराबर बी होगा, और बी लेकिन सी के बराबर नहीं होगा, और इसमें जो अल्फा बीटा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा उनके बीच में, और गामा जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये स्पेशल ग्रेफाइट के लिए है, जिंक के लिए है, कैडमियम के लिए है ना। अब देखिए त्रिसमनक्ताक्ष, यानी कि ट्राइगोनल, ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र है, 7वां वाला, ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी सभी भुजाएं बराबर होंगे, अल्फा बीटा 90 डिग्री का होगा और गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। ये किसके लिए, क्वार्ट्ज के लिए और कैल्साइट के लिए है, कैल्साइट के लिए है। ये हम देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों 7 क्रिस्टल जालक, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 7 क्रिस्टल जालक का। फिर आगे हम चलते हैं ब्रावेज जालक। ब्रावेज जालक आप लोग देख सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्रावेज जालक का आप लोग। इसके लिए क्या क्या हो सकता है स्थितियाँ, यूनिट सेल्स कैसे होते हैं इसका। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। तो देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ हूँ 4 तरह से एकक कोष्ठिका में। पहला क्या है, पहला ध्यान देंगे यहाँ पर, कार्नर नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, 8 होंगे, यूनिट सेल कोने पे होंगे, और पार्टिंग यूनिट सेल होंगे। फेस कितने होंगे, हाफ होंगे, यानी कि 2 होंगे इसमें, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक में क्या, कोनों पर कितने कण होंगे, 8 है, 8 में से 8 कण कितने होंगे, कोनों पर होंगे, तो उत्तर मिलेगा आपको, यूनिट सेल की संख्या 1 मिलेगी। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बॉडी सेंटर यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में होंगे 8 तो कोनों पर होंगे, 8 कोनों पर होंगे, और अंतः केंद्र पर कितने होंगे, 1 होंगे, तो उसमें से 8 1 हो गया, और अंतः केंद्र पर 1 हो गया, तो 1 + 1 मिलाकर 2 हो गया। और कौन, ये फेस देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के,
इसके लिए क्या कोने पर 8 होंगे और 8 में से 8 क्या होंगे कोने पर होंगे। और उसके बाद ये मिलेंगे। अब फलक पर कितने होते हैं, फलक पर होते हैं क्या 6 होते हैं। तो 6 गुणे 1/2 यानी कि 3 मिल जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए अंत केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए क्या हो गया 8 गुणे 1/8 बराबर 1 और 2 गुणे, यानी कि आपको देखना ये है कि कितने होते, एक बार रिवाइज कराते हैं, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। सरल एकक कोष्टिका में होता ये है कि कुल होते हैं 8, कुल होते हैं 8, ये आप लोग ध्यान देंगे, कुल होते हैं 8, जिसमें से 8 हो कितने कहाँ पर होते हैं कोनों पर होते हैं। तो यूनिट सेल की संख्या क्या होगी 1 हो जाएगी, 8 गुणे 1/8 है। और देखिए अंत केंद्रिका के लिए क्या हो गया 8 गुणे 1/8 बराबर 1 हो गया। तो कोनों पर तो होंगे ही, अंत केंद्रित एक कोष्टिका के कोनों पर तो होंगे, साथ साथ उसके अंत केंद्र पर भी होंगे ना 1, तो 1 गुणे 1/1, तो ये हो गया 1 1 मिल करके 2 हो गया। अब फेस, अब देखिए फेस यूनिट सेल हो गया आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में 8 तो कोनों पर होंगे कन्फर्म है, लेकिन 6 ठे कहाँ रहेंगे, 6 ठे रहेंगे आपके कोनों पर, 6 ठे रहेंगे आपके कोनों पर। तो 6 गुणे 1/2 यानी 2 तिहाई 6 3 1 4 है ना। फेस आप लोग ध्यान देंगे उसमें फेस के बारे में, फेस इसमें क्या होता है हाफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग, एक न्यूमेरिकल है इसमें एकक कोष्टिका में, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना। दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलक केंद्र पर स्थित है। तो बताइए यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो ए कहाँ पर है कोनों पर, तो कोनों के लिए 8 गुणे 1/8 ये फार्मूला लगाएंगे आप लोग। 8 कोने होते हैं तो 1/8 में से 8 कहाँ पे कोनों पर है। और फलक केंद्रित में क्या होता है इसमें 1/2 यानी कि इसमें से क्या होंगे 6 होंगे, तो 2 तिहाई 6, तो अनुपात मिलेगा एक संबंध बी में एक संबंध 3 का। तो सूत्र हो जाएगा A1B3 टाइप का। इस तरह से और भी सारे प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए निबिड़ संकुलन क्या होता है। क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन, इसका क्या मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन, तो क्रिस्टल में अगर मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों मूंगफली के दानों को डिब्बे में ठूस ठूस के भरा जाए तो उसके संकुलन को कहते हैं क्या निबिड़ संकुलन, बिल्कुल एकदम सटा करके। कि देखिए क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था, रिक्त स्थान बहुत कम, यानी कि उनको इतना ठूस दिया जाए कि उनके बीच में गैपिंग क्या हो बहुत ही कम हो, तो उसको कहते हैं क्या, उस संरचना को कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना, और इस व्यवस्था को कहते हैं निबिड़ संकुलन, है ना। किसी संकुलन में एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी गोला जितने गोलों को टच करेगा उसे कहेंगे उसकी उप सहसंयोजक संख्या। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के निर्माण में निम्न पद प्रयुक्त होते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय मतलब होता है जिसमें से अवयवी कण एक ही दिशा में क्या हो फिक्स्ड हो। अब देखिए दूसरा द्विविमीय जिसमें 2 दिशा में हो, और इसके लिए संकुलन क्षमता आता है 52.4% आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होगा, इसमें जो अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, इसमें है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी कि 6 गोलों को ये स्पर्श करेगा। और इसमें जो हो गया वर्ग निबिड़ संकुलन में ये 4 गोलों को स्पर्श करेगा एक कण जो है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन मतलब हो गया ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये आप लोग देख लेना, बहुत ही आवश्यक नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं अंतर आकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी जालक में कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं जिन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। यानी कि मूंगफली के दाना को सटा करके ठूस ठूस डिब्बे में भरोगे तो उसके बीच में कुछ जगह खाली रह जाएगा, उस खाली जगह को कहते हैं अंतर आकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ। देखिए मैं लिखा हुआ हूँ अवयवी कणों की निबिड़ संकुलन, निबिड़ मतलब सटा के रखना उसके बीच में। अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ मतलब 4 कण को लीजिए, 3 को सतह पर रख दीजिए प्लेन पर और उसके ऊपर 1 रख दीजिए, तो वो हो जाता है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। 4 गोलों से बनती है यह रिक्तियाँ, और बीच में 4 गोलों को सटाएंगे, 4 गोली को सटाएंगे, बीच में जो रिक्त स्थान मिलेगा वो कहलाता है क्या,
चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। 3 गोलों पर एक गोला या एक गोलों पर 3 गोले उपस्थित होते हैं और चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की समन्वय संख्या 4 होती है, क्योंकि वो कण 4 को टच करता है। और इसके लिए चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r तथा गोले की त्रिज्या r हो तो r बराबर 0.25225 r होता है। अष्टफलकी, देखिए अष्टफलकी में होता है ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 6 गोलों से ये बनती है। 3 गोलों के ऊपर 2 गोले या 4 गोलों के ऊपर व नीचे एक गोला उपस्थित होता है, ठीक है ना। यानी कि 4 गोला हो गया। प्लेन पर कल्पना कर सकते हैं, प्लेन पर 4 गोली रख दीजिए और उसके ऊपर एक रख दीजिए, उसके नीचे रख दीजिए, तो हो गया अष्टफलकी हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 8 फलक होंगे उसके अंदर। अब रिक्तिकाओं की सहायता से और सूत्र ज्ञात करना, ठीक है मेरे प्रिय। देखिए प्रश्न है, ए तथा बी तत्वों से एक ठोस यौगिक बना है, बी के परमाणु CCP व्यवस्था में है, CCP व्यवस्था में है, जबकि ए परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र, तो माना क्रिस्टल में कुल कण बराबर n, बी क्या CCP क्रिस्टल n हो गया, ए चतुष्फलकीय रिक्ति में है तो इसको मान लेंगे क्या 2n, तो 2n संबंध Na2B1 हो गया। इसको आप लोग देख लेंगे। अब देखिए ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध है, कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध है। तो देखिए ये जो है मैं दिखा रहा हूँ सरल एकक कोष्ठिका के लिए, सरल यूनिट सेल के लिए। ये क्या है, इसमें देखिए 4 कण सटा के रखे गए हैं, इसमें से त्रिज्या r है तो r क्या हो गया, r क्या हो गया 2r हो गया। और ये जो भुजा है, यानी कि मैं लिखा हूँ यूनिट सेल की भुजा, यूनिट सेल की भुजा क्या हो गया a हो गया, और r क्या है उस यूनिट सेल की त्रिज्या है। यूनिट सेल की भुजा a है और r उसकी त्रिज्या है, तो 2r बराबर a, r बराबर क्या हो जाएगा a/2। तो इसमें देख लीजिए आप लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए आप लोग देख लेंगे, है ना। तो 4r हो जाएगा, देखिए r1 + r2 + r1, ये r 3 के जुड़े हुए इस रूप में क्रम से इससे जुड़ेंगे। 3D है, दिखा नहीं सकते, तो पाइथागोरस के प्रमेय से निकल जाएगा a√2 आ जाएगा। तो 4r बराबर हो जाएगा 4r बराबर a√2, r बराबर a√4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता के लिए फार्मूला है क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है ना। तो r बराबर a/2, एक कण का आयतन, संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, एक कण का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल है क्यूबिक है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और एक कण का आयतन क्या हो जाएगा, गोला है, एक कण क्या है गोला है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3/a3। इस फार्मूले पे रख देंगे तो पाई का मान 22/7 और r की जगह पे आ जाएगा a/2। किसकी बात हो रही है, सरल एकक कोष्ठिका की बात हो रही है। सरल एकक कोष्ठिका के लिए a/2 आता है, r बराबर, तो a/2 हल कर देंगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, संकुलन क्षमता जो मिलेगी आपको, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, क्या मिलेगी 52.4 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब अगला फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, इसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसको कर लेंगे आप लोग जरूर से ज़रूर। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं रुक जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न को दिखा देता हूँ मैं, चलिए बहुत सारा प्रश्न है मैं सॉल्व किया हूँ, आप लोग वीडियो को रुक करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, कुछ फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करना। यदि जालक का प्रकार, कोर की लंबाई a है, घनत्व d है, कुल द्रव्यमान m है, कुल परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा पूरे क्रिस्टल का आयतन बटे एक यूनिट सेल का आयतन गुणे z, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लेंगे आप लोग इस फार्मूले के आधार पर, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रश्न पे आधारित है। Z बराबर DAQ/NA/M। इस न्यूज़ को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले वाला प्रश्न जो है, एक ठोस A+B संरचना NaCl के समान है, इस पे न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सॉल्व मैंने किया हुआ है, इसको आप लोग देख के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्रिस्टल दोष मेरे पे विद्यार्थियों देखेंगे क्या होता है, यानी कि किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता को क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष देखिए क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष होते हैं और रेखीय दोष होते हैं। बिंदु दोष अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन, ये कहलाता है बिंदु दोष। रेखीय दोष पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता विचलन कहलाता है रेखीय दोष। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ये होते हैं कौन से, रस समीकरण मितीय दोष में आते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष और शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। तो इसमें से मेरे विद्यार्थी मैं मुख्य बता दूं आपको, शॉटकी दोष और फ्रैंकल यानी रिक्तिका दोष पढ़ के जाएंगे आप लोग, जो पूछा जाए तो वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिक्तिका दोष मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो उसे कहते हैं, उनके बीच में रिक्तिकाएं। देखिए यहाँ पर इमेज में कि जो क्रिस्टल है यहाँ से कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं बाहर, तो उसे कहते हैं क्या, क्रिस्टल दोष, यानी कि रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। एक प्रकार का बिंदु दोष रिक्तिकाएं बनती हैं, घनत्व कम हो जाता है इनका। यह दोष गर्म करने पर उत्पन्न होता है, इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है, ठीक है। यह अनायनिक ठोसों में यह दोष पाया जाता है, रसमीकरण दोष है ये। अंतराकाशीय दोष मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अंतराकाशीय दोष होते हैं, ये कैसे दोष होते हैं, ये होते हैं बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, बाहर से कुछ कण अंतराकाशीय स्थल में, यानी कि बीच में जो अंतराकाशीय छिद्र होते हैं उनमें बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, जिसे कहते हैं अंतराकाशीय दोष। और बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाने की वजह से इनके घनत्व बढ़ जाते हैं और ये पाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है, और ये भी क्या, रस समीकरण मितीय दोष है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शॉटकी दोष। यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। शॉटकी दोष जो है एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, एक प्रकार का बिंदु दोष के साथ साथ ये रस समीकरण मितीय दोष भी है, और इसमें धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। शॉटकी दोष जो ऐसा दोष होता है जिसमें से धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं। इस के खोजकर्ता कौन है, वाल्टर हर्मान शॉटकी, वैज्ञानिक के नाम पे ये घटना पड़ा है। और दोष की शर्तें, यौगिक उच्च आयनिक होना चाहिए, समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होना चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय। उदाहरण क्या, NaCl क्या है, NaCl में पाया जाता है क्या, शॉटकी दोष पाया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग शॉटकी दोष, और इसमें और भी देख सकते हैं, इसके लक्षण जो है नोट कर लेंगे, प्रभाव व लक्षण। तो प्रभाव व लक्षण क्या है, चूंकि धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आयनों की कमी होने के कारण घनत्व घट जाता है, धनायन तथा ऋणायन रिक्तियों का युग्म छिद्र युग्म पेयर होल्स बने रह जाते हैं। अब फ्रैंकल दोष मेरे प्रिय विद्यार्थी पूछा जाता है कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, इसमें बाहर नहीं जाते हैं। शॉटकी दोष में क्या होता था, धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चले जाते थे। लेकिन फ्रैंकल दोष में होता है कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल उसी में रह जाते हैं, यानी क्रिस्टल में ही रहेंगे, लेकिन वो धनायन कहाँ पे चले जाएंगे, उसमें से धनायन चले जाएंगे किसमें, कुछ आयन धनायन या ऋणायन दोनों जा सकते हैं अंतराकाशीय स्थल में। देखिए मैंने दिखाया हुआ है आपको, ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। अधिकतर धनायन अपना स्थान छोड़ता है क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है। खोजकर्ता याकॉब फ्रैंकल। दोष की शर्त, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। AgCl क्या एक फ्रैंकल दोष पाया जाता है AgCl में, और इस दोष के प्रभाव और लक्षण बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें देखिए छिद्र गति कर सकते हैं और वैद्युत का चालक होता है। दूसरा पॉइंट है छिद्रों की संख्या बढ़ने पर क्रिस्टल टूट सकता है, यानी अगर छिद्रों की संख्या बढ़ रही है तो क्रिस्टल टूट भी सकता है। तीसरा पॉइंट है समान आयन नजदीक आने से परावैद्युतांक बढ़ जाता है। रिक्तिका दोष व अंतराकाशीय दोष का मिश्रण है ये,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मैं रुक जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर का। इधर का नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूँ। अशुद्धता दोष एक पढ़ लेना आप लोग, है ना, कि बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है उसे कहते हैं क्या, अशुद्धता दोष बोला जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिल जाते हैं उसे कहते हैं अशुद्धता दोष। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस पूरे चैप्टर में मैं कवर किया हूँ पूरा चैप्टर ठोस अवस्था। इसको आप लोग देखेंगे 45 मिनट के लेक्चर में, आपको काफ़ी पसंद आया होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह हम बनाएंगे आपके बिलियन टॉपिक पे बताएंगे वीडियो, ठीक है ना। उसमें चलिए बताएंगे बिलियन में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उसका मैराथन क्लास ऐसे हम चलाएंगे।